कहानी की शुरुआत में एक लड़की सिमोन दिखाई दी। वह तेजी से भागती हुई अपने एग्जाम सेंटर की तरफ पहुंची। सांसें तेज थीं, लेकिन वो सीधे अपने दोस्तों के पास आकर रुक गई। वो उनसे बात करना शुरू ही करने वाली थी, तभी अचानक उसका डैड फ्रेडरिक वहां भागता हुआ पहुंच गया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। फ्रेडरिक ने बिना टाइम गवाए सबको कहा, जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ अभी। उसकी आवाज में डर भी था और जल्दी भी। अगले ही पल उसने सिमोन का हाथ पकड़ा और उसे वहां से खींचते हुए ले जाने लगा। वह बार बार बस यही कह रहा था कि बहुत जल्द जहरीली बारिश शुरू होने वाली थी। इसी दौरान पूरा शहर काले बादलों से ढक गया। आसमान जैसे अचानक बदल गया। फ्रेडरिक अपनी गाड़ी में बैठा और पूरी फैमिली को लेकर तेजी से शहर से बाहर निकलने लगा। उसका इरादा साफ था, किसी सुरक्षित बंकर तक पहुंचना। वह अपने बेटे को सीट बेल्ट बांधने को कहता है, लेकिन उसी पल उसका ध्यान भटक गया और गाड़ी सामने वाली गाड़ी से टकरा गई। कुछ ही सेकंड में पूरी सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। फ्रेडरिक एक आदमी से गाड़ी हटाने को कहता है, लेकिन आगे का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। अब गाड़ी से निकलना ही एक रास्ता बचा था। वो अपनी फैमिली को लेकर दौड़ पड़ा और सब जंगल की तरफ भागने लगे। पीछे से एक आदमी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रेडरिक किसी की नहीं सुनता। उसका फोकस बस एक ही जगह था, बंकर। कुछ देर बाद वो सब उस बंकर तक पहुंच गए। फ्रेडरिक ने जल्दी से अपना फिंगरप्रिंट लगाया और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही सब अंदर गए, पीछे आसमान से बारिश की पहली बूंद गिरी और फिर अचानक तेज जहरीली बारिश शुरू हो गई। अंदर आते ही फ्रेडरिक ने सबको पूरी तरह सैनिटाइज किया। वह कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। फिर उसने अपनी पत्नी एलन को एक डिवाइस दी और बताया कि इसमें बंकर से जुड़ी सारी जानकारी थी। लेकिन तभी वह खुद एक सूट पहनने लगा। वो बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। जाने से पहले उसने सिमोन की तरफ देखा और कहा कि उसे बाहर जाना ही पड़ेगा। उसने बताया कि वही इस जहरीली बारिश को रोक सकता था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सिमोन ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने मना किया, बहुत रोका, लेकिन फ्रेडरिक ने बस एक वादा किया कि वो हर हाल में वापस आएगा। वह अपने बेटे का ख्याल रखने को कहता है और फिर बंकर से बाहर चला गया। उसके जाते ही सिमोन ने अपना मोबाइल उठाया और जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। उसके दोस्त मुसीबत में थे। उनके माँ बाप उस जहरीली बारिश में मर चुके थे। ये देखकर सिमोन बुरी तरह घबरा गई। उधर एलन बच्चों के लिए चॉकलेट बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके कांपते हाथ उसके अंदर के डर को साफ दिखा रहे थे। इसी दौरान अचानक बंकर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। एलन ने तुरंत मना किया। उसने कहा अगर फ्रेडरिक होते तो वो खुद फिंगरप्रिंट लगाकर अंदर आ जाते। वो सबको उस आवाज को नजरअंदाज करने को कहती है, लेकिन सिमोन को शक हुआ। उसने कहा शायद डैड ही हो, और बिना सोचे वह दरवाजे की तरफ बढ़ गई और उसे खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वही आदमी सामने खड़ा था जो जंगल में उन्हें रोक रहा था। वह पूरी तरह भीग चुका था और जहरीली बारिश से इन्फेक्टेड हो चुका था। अगले ही पल उसने सिमोन के भाई को पकड़ लिया और उसे बाहर खींचने लगा, लेकिन तभी एलन दौड़कर आई और उस आदमी पर कूद पड़ी। बारिश उसके ऊपर गिर रही थी और कुछ ही सेकंड में वह दर्द से तड़पने लगी। आखिरी ताकत जुटाकर उसने बच्चों को अंदर जाने के लिए चिल्लाया और वहीं वो खुद उस जहरीली बारिश में फंस गई। सिमोन ने बिना एक सेकंड गवाए तुरंत बंकर का दरवाजा बंद कर दिया। उसकी आंखों के सामने ही उसकी मां तड़पती रही और फिर धीरे धीरे सब खत्म हो गया। वो पल इतना भारी था कि दोनों भाई बहन वहीं टूट गए। सिमोन फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि अब उनकी मां उनके साथ नहीं रही। कुछ देर बाद उसने अपने डैड को कॉल किया, लेकिन कॉल बार बार कटती रही। उधर से कोई जवाब नहीं आया। इसका मतलब साफ था, फ्रेडरिक भी किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। रात गहरी होती गई और सिमोन ने अपने छोटे भाई को किसी तरह सुला दिया। अगली सुबह उसका भाई उस डिवाइस को देखने लगा जो उनके डैड ने मां को दी थी। जैसे ही सिमोन ने उसे ध्यान से देखा, उसे उसमें कई और बंकरों के मैप दिखाई दिए। अब उसे समझ आया कि इस जंगल में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई बंकर बने हुए थे। इसी दौरान एक बड़ा सच सामने आया। फ्रेडरिक सिर्फ एक आम इंसान नहीं था, वह एक साइंटिस्ट निकला और उसकी कंपनी अपोलो ने ही इन सभी बंकरों को बनवाया था। उसे पहले से अंदाजा था कि बहुत जल्द ये जहरीली बारिश होने वाली थी जो लोगों को तड़प तड़प कर मार देती। शायद इसी वजह से वह सही समय पर अपनी फैमिली को यहाँ ले आया था। ये सब समझते ही सिमोन ने तुरंत दूसरे बंकरों में मदद के लिए सिग्नल भेजा, लेकिन बदकिस्मती से कहीं से भी कोई जवाब नहीं मिला। कुछ देर सोचने के बाद उसे एक आइडिया आया। वह पूरे बंकर में रेडियो ढूंढने लगी और किस्मत से उसे वो मिल भी गया। वह तुरंत रेडियो पर मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन वहां भी सन्नाटा ही रहा। तभी उसने अपने भाई से कहा कि एंटीना ऊपर ले जाकर सिग्नल पकड़ने की कोशिश करे, और इस बार किस्मत ने साथ दिया। अचानक सिग्नल आ गया और सिमोन की बात एक लड़के फ्लिप से जुड़ गई, लेकिन वो कुछ ज्यादा बात कर पाती। उससे पहले ही सिग्नल फिर से कट गया। उसका भाई ये सब देखकर रो पड़ा। उसे लगा जैसे उम्मीद फिर से टूट गई, लेकिन उसी रात रेडियो से फिर फ्लिप की आवाज सुनाई दी। सिमोन ने तुरंत बात शुरू की, लेकिन एक बार फिर सिग्नल बीच में ही गायब हो गया। ऐसे ही दिन गुजरते गए और धीरे धीरे महीने भी बीत गए। फिर कहानी सीधा 6 साल आगे बढ़ गई। अब उसका भाई राज बड़ा हो चुका था और इतने सालों तक इंतजार करते करते वह पूरी तरह थक चुका था। वह अब सिमोन पर गुस्सा निकालने लगा। उसे लगता था कि वो सब झूठी उम्मीद में जी रहे थे। इसी सब के बीच सिमोन के मन में एक ख्याल आया। वह अब खुद बाहर जाकर सच्चाई देखना चाहती थी। एक रात जब राज सो रहा था, सिमोन ने चुपचाप उसके कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने एक प्रोटेक्टिव सूट पहना और पूरे 6 साल बाद बंकर का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। जैसे ही वह बाहर कदम रखती है, उसे अपनी माँ की चीखें सुनाई देने लगीं। वो डर से कांप गई, लेकिन खुद को संभालते हुए आगे बढ़ती रही। चलते चलते वह शहर की तरफ पहुंच गई। वहां उसे एक साइन बोर्ड दिखा जो आगे की तरफ इशारा कर रहा था।
करीब 2.5 किलोमीटर दूर सिमोन उसी दिशा में चलती गई और आखिर में एक बिल्डिंग तक पहुंच गई। लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। चारों तरफ सिर्फ लाशें पड़ी थीं, जैसे पूरी दुनिया वहीं खत्म हो गई हो। तभी अचानक एक कुत्ते ने उसे देख लिया और अगले ही पल वह उसके पीछे भागने लगा। सिमोन डर के मारे भागी और एक कमरे में जाकर छुप गई। अगली सुबह राज की नींद खुली और वह सिमोन के पास आया। सिमोन ने उसे सब कुछ बता दिया कि वो बाहर गई थी और वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा था। ये सुनकर राज घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने कहा कि अब उन्हें यहां से निकलकर दूसरे बंकर की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन उसी रात अचानक बंकर के एयर वेंट बंद हो गए। धीरे धीरे अंदर की ऑक्सीजन खत्म होने लगी। सिमोन सांस नहीं ले पाई और वहीं बेहोश हो गई। लेकिन राज ने हिम्मत नहीं हारी। वह उसे खींचते हुए बंकर के बाहर ले आया। जैसे ही दोनों बाहर पहुंचे, कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। वो लोग पहले से वहां छिपे हुए थे और उन्हीं ने बंकर के एयर वेंट ब्लॉक किए थे। दरअसल जिस रात सिमोन बाहर गई थी, उसी रात उन लोगों ने उसे देख लिया था और तभी से वे दोनों को पकड़ने का प्लान बना रहे थे। वो लोग सिमोन और उसके भाई को फिर से पकड़कर उन्हें वापस उसी बंकर के अंदर ले गए और सीधे एक कमरे में बंद कर दिया। अंदर अंधेरा था और बाहर वो लोग खाने का सामान ढूंढने लगे, लेकिन पूरे बंकर में कुछ भी नहीं बचा था। तभी उनके लीडर मार्टिन ने फैसला लिया। उसने कहा कि इन दोनों को यहीं छोड़ दो और सब वहां से निकलने लगे। लेकिन जैसे ही वो जाने लगे, सिमोन ने उसे आवाज दी। उसने धीरे से कहा कि उसे और भी बंकरों के बारे में पता था और उनकी लोकेशन सिर्फ उसी को मालूम थी। साथ ही उसने ये भी बताया कि उन बंकरों में अभी भी काफी खाना बचा हुआ था। ये सुनते ही मार्टिन रुक गया। उसके कदम वहीं थम गए। वो कुछ पल सोचता रहा और फिर उसने फैसला बदल दिया। उसने सिमोन और उसके भाई को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। इसके बाद सब लोग वहां से आगे बढ़ने लगे। लंबा रास्ता तय करने के बाद वो एक जगह रुककर आराम करने लगे। इसी दौरान मार्टिन ने सिमोन से बात करनी शुरू की। उसने बताया कि शायद अब इस दुनिया में बहुत कम लोग बचे थे। जहरीली बारिश ने सब कुछ खत्म कर दिया था। जो लोग बच भी गए थे, वो अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे, क्योंकि खाने का सामान धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इसी वजह से वो यहाँ खाने की तलाश में आया था और मजबूरी में उसे उन्हें बंदी बनाना पड़ा। अगले ही पल कहानी थोड़ी पीछे चली गई। मार्टिन का एक पुराना वक्त दिखाया गया जब वो एक सोल्जर था। उसे एक औरत को मारने का आदेश मिला था जो उस जहरीली बारिश से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही उसने देखा उस औरत के हाथ में एक छोटा बच्चा था, वो ट्रिगर दबा नहीं पाया। उसकी इस एक गलती की वजह से उसके सारे साथी उस वायरस की चपेट में आ गए और एक एक करके सब मारे गए। किसी तरह मार्टिन अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला था। फिर कहानी वापस उसी सफर पर आ गई जहां सब लोग आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी मार्टिन की नजर कुछ शिकारी लोगों पर पड़ी। वो तुरंत सबको नीचे छुपने का इशारा करता है। शिकारी लोग अपना ड्रोन उड़ाते हैं और आसपास नजर रखने लगते हैं। तभी अचानक उन्हें एक लड़की भागती हुई दिखाई देती है। वो लोग उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर मार्टिन अपने ग्रुप को वहां से निकलने के लिए कहता है, लेकिन सिमोन मना कर देती है। उसने कहा कि उस लड़की को बचाना जरूरी था। ना चाहते हुए भी सब उसके पीछे जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाकर उन्हें वो लड़की मिलती है, लेकिन वो पहले ही जहरीले पानी में फंस चुकी थी और अब पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुकी थी। मार्टिन ने बिना देर किए उसे गोली मार दी और फिर सब चुपचाप वहां से आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद वो एक पुरानी बिल्डिंग तक पहुंचे। अंदर जाते ही हर तरफ लाशों के ढेर पड़े थे। फिर भी उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। सबने मिलकर खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिया ताकि रात में कोई हमला ना कर सके। किस्मत से उन्हें वहां साफ पानी भी मिल गया और कई दिनों बाद सबने थोड़ा चैन की सांस ली। रात वहीं गुजरी। अगली सुबह उन्होंने फिर से सफर शुरू किया, लेकिन कुछ ही दूर चलते ही राज का पैर जहरीले पानी में फंस गया। ये देखकर सब रुक गए और मार्टिन ने तुरंत सबको उससे दूर रहने को कहा। उसे लगा कि अब राज भी इन्फेक्टेड हो चुका था। वो बंदूक उठाता है और उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी सिमोन उसके सामने आ गई। उसने उसे रोक दिया क्योंकि वो अपने भाई को खोना नहीं चाहती थी। इसी बीच ग्रुप की एक लड़की ने राज के जूते चेक किए और तभी सच्चाई सामने आई। जूते पूरी तरह वाटरप्रूफ थे। पानी उसके पैर तक पहुंचा ही नहीं था। ये देखकर सबने राहत की सांस ली और फिर वो सब दोबारा आगे बढ़ गए। कुछ ही दूर चलने के बाद आखिरकार उन्हें दूसरा बंकर मिल गया। सिमोन आगे बढ़ी और तुरंत अपना फिंगरप्रिंट लगाया। दरवाजा खुलते ही सब अंदर चले गए। अंदर का नजारा देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां खाने का ढेर सारा सामान पड़ा था। कई दिनों की भूख के बाद सबने पेट भरकर खाना खाया और पहली बार उन्हें थोड़ा सुकून महसूस हुआ। इधर बंकर के अंदर सिमोन को एक पुराना मोबाइल मिला। वो उसे ऑन करती है और उसमें एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में उसके डैड फ्रेडरिक के बॉस दिखे। वो इमरजेंसी में उसे स्वीडन आने के लिए कह रहे थे और बार बार यही दोहरा रहे थे कि वही इस जहरीली बारिश को रोक सकता था। ये सुनते ही सिमोन के अंदर उम्मीद फिर से जाग गई। उसे यकीन होने लगा कि उसका डैड अभी भी जिंदा था। वो तुरंत ये वीडियो मार्टिन को दिखाती है और कहती है कि उसके डैड जरूर स्वीडन में होंगे। वो उसे मनाने की कोशिश करती है कि उन्हें आज ही वहां निकल जाना चाहिए, लेकिन मार्टिन ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि शायद वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा। उसके हिसाब से अब दुनिया लगभग खत्म हो चुकी थी। ये कहकर वो वहां से चला गया, लेकिन सिमोन हार मानने वाली नहीं थी। उसके लिए उसके डैड को ढूंढना सबसे जरूरी था। इसलिए उसी दिन वो अपने भाई के साथ बंकर छोड़कर निकल पड़ी। इधर बिएट्रिस और उसकी दोस्त वापस आईं और उन्होंने सिमोन और रासमस के बारे में पूछा। मार्टिन ने उन्हें सब बता दिया कि वो दोनों स्वीडन के लिए निकल चुके थे। ये सुनते ही वो दोनों भी बिना सोचे उनके पीछे निकल गईं। कुछ ही दूर जाकर उन्होंने सिमोन और रासमस को ढूंढ लिया। अब सब फिर से एक साथ हो गए और सफर दोबारा शुरू हो गया। उधर बंकर में अब सिर्फ मार्टिन और पैट्रिक ही बचे थे और मार्टिन अंदर ही अंदर गुस्से में जल रहा था। इधर
बाकी सब एक बिल्डिंग में पहुंचे जहां उन्हें थोड़ा खाना मिला और कई दिनों बाद सबने पेट भरकर खाया, लेकिन वो आराम कर ही रहे थे कि अचानक वही शिकारी वहां पहुंच गए। उन्हें देखते ही सब बिना पीछे देखे भागने लगे। भागते भागते सिमोन अपने ग्रुप से बिछड़ गई। वो उन्हें ढूंढते हुए इधर उधर भटकने लगी और तभी उसे एक छोटा बच्चा अकेला खड़ा दिखा। लेकिन उसी पल आसमान में फिर से काले बादल छाने लगे। खतरा समझते ही वो उस बच्चे को लेकर वहां से भाग निकली। कुछ दूर जाकर वो बच्चा भूख मिटाने के लिए गोलियां खाने लगा। ये देखकर सिमोन ने उसे रोका और अपने पास का खाना दे दिया। इसी बीच उस बच्चे का पिता वहां पहुंच गया। उसने सिमोन को देखकर गलत समझ लिया। उसे लगा वो भी शिकारी थी। वो तुरंत अपने बच्चे को लेकर वहां से निकल गया, लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंचा शिकारी लोगों ने उसे घेर लिया और उसके सामने ही उसे बेरहमी से पीटने लगे। ये सब देखकर सिमोन डर गई और वहां से भाग निकली, लेकिन भागते वक्त एक आदमी ने उसे देख लिया। इधर सिमोन एक बिल्डिंग में पहुंची जहां उससे उसके दोस्त फिर से मिल गए। वो उन्हें तुरंत वहां से भागने के लिए कहती है, लेकिन तभी वही आदमी वहां आ गया जिसने उसे देखा था। वो उनसे खाना मांगने लगा, लेकिन उनके पास कुछ नहीं बचा था। अगले ही पल उसने रासमस को पकड़ लिया और उसे मारने ही वाला था। तभी अचानक मार्टिन वहां पहुंच गया। उसने तुरंत उस आदमी पर बंदूक तान दी, लेकिन डर के मारे वो आदमी रासमस को चाकू मारकर भाग गया। रासमस वहीं गिर पड़ा और दर्द से तड़पने लगा। ये देखकर सिमोन पूरी तरह टूट गई। वो तुरंत मार्टिन से कहती है कि पास में एक और बंकर था, उन्हें वहीं जाना पड़ेगा। फिर सब मिलकर रासमस को संभालते हुए वहां से भागे। किसी तरह वो उस बंकर तक पहुंच गए। अंदर आते ही उन्होंने तुरंत उसके घाव पर पट्टी की। इसी दौरान मार्टिन ने सिमोन को एक डिवाइस दिखाया। उसमें पूरे शहर का मैप था। मार्टिन ने समझाया कि मैप में एक दीवार दिखाई दे रही थी जो शायद वायरस को रोकने के लिए बनाई गई थी। अगर वो उस दीवार तक पहुंच जाते तो शायद वो बच सकते थे, लेकिन इधर रासमस की हालत और खराब होती जा रही थी। ये देखकर सिमोन ने साफ कहा कि उन्हें किसी डॉक्टर की जरूरत थी। मार्टिन भी आखिर मान गया। तभी उसकी एक दोस्त ने एक रास्ता बताया जहां से अंदर जाया जा सकता था, लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा था क्योंकि वहां शिकारी मौजूद थे। फिर भी सिमोन के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। वो अपने भाई को बचाने के लिए अकेले ही आगे बढ़ गई, लेकिन तभी ऊपर से एक ड्रोन उसे ट्रैक करने लगा। वो किसी तरह बचते बचाते एक बिल्डिंग के अंदर घुस गई, लेकिन किस्मत फिर साथ नहीं दे पाई। कुछ ही पल में वही शिकारी वहां पहुंच गए और उन्होंने सिमोन को सीधे गन पॉइंट पर पकड़ लिया। लेकिन तभी अचानक सिमोन के दोस्त वहां पहुंच गए और उन्होंने उन शिकारियों को वहीं ढेर कर दिया। हालात थोड़े संभले तो मार्टिन ने उनसे उस दीवार के बारे में पूछा, लेकिन सामने वाले ने साफ इनकार कर दिया, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। इसी दौरान जीन की नजर एक बात पर अटक गई। उसने उस शिकारी के बाजू पर सांप का एक अजीब सा टैटू देखा। उसे देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसके अंदर अचानक डर बैठ गया और उसने बिना देर किए मार्टिन से कहा, इन सबको खत्म कर दो। मार्टिन ने गन उठाई और एक एक करके सबको वहीं मार दिया। इसके बाद वो लोग रास को लेकर जल्दी जल्दी डॉक्टर की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन रास्ते में जीन के दिमाग में वही टैटू घूमता रहा और तभी कहानी अचानक फ्लैशबैक में चली गई। जीन का पुराना वक्त सामने आया जहां वो एक घर में रह रहा था। उस घर में 3 लोग थे, एक छोटी लड़की, उसकी माँ और उसका पिता। जीन के अपने माँ बाप उस वायरस में मर चुके थे, इसीलिए उसे वहीं पनाह मिली थी। एक दिन जब जीन घर के अंदर काम कर रहा था, तभी बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। शिकारी वहां पहुंच चुके थे। लड़की का पिता बाहर गया। उन्होंने उससे कुछ पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया और अगले ही पल उसे गोली मार दी गई। जीन ये सब एक छोटे से छेद से देख रहा था और तभी उसकी नजर उसी आदमी पर पड़ी जिसके बाजू पर वही सांप वाला टैटू था। डर के मारे जीन ने तुरंत उस छोटी लड़की का मुंह दबा दिया ताकि उसकी आवाज बाहर ना जाए। इसी दौरान वो शिकारी उसकी माँ को पकड़कर अपने साथ ले गए। कुछ देर बाद जब सब शांत हो गया, जीन ने लड़की का मुंह छोड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो छोटी लड़की दम तोड़ चुकी थी। ये देखकर जीन अंदर से पूरी तरह टूट गया। अगले ही पल कहानी फिर से प्रेजेंट में लौट आई। अब सब लोग एक जगह पहुंचे जहां से उन्होंने ड्रोन की मदद से डॉक्टर का घर ढूंढा। लोकेशन मिलते ही वो सीधे वहां पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया गया और तभी एक औरत बाहर आई। उसने आते ही उन पर गन तान दी, लेकिन सिमोन ने उसे किसी तरह शांत किया और मार्टिन ने उसे पूरी कहानी बता दी। उनकी हालत देखकर डॉक्टर मदद के लिए मान गई। वो तुरंत रास के घाव को देखने लगी और उसे टांके लगा दिए, लेकिन उसने एक और बात कही तो कि जख्म अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। उसे टिटेनस का इंजेक्शन लगाना जरूरी था। उसने बताया कि वो इंजेक्शन पास के एक बंकर में मिलेगा, इसीलिए सिमोन, मार्टिन और डॉक्टर तीनों वहां जाने लगे। जैसे ही वो बंकर के पास पहुंचे, सिमोन रुक गई। वो बंकर उसे पहचान में आ गया। ये उसी के डैड की कंपनी अपोलो का था। डॉक्टर ने भी बताया कि वो पहले उसी कंपनी में काम करती थी। अंदर जाते ही डॉक्टर ने एक इंजेक्शन तैयार किया, लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। उसने रास को बेड पर बांध दिया और फिर अचानक सिमोन को भी धक्का देकर बांध दिया। अब उसका असली चेहरा सामने आ चुका था। उसने गुस्से में कहा कि सिमोन के डैड की वजह से उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई। उसके बच्चे भी उसी जहरीली बारिश की वजह से मारे गए थे। वो मानती थी कि ये सब उसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा था, इसलिए वो बदला लेना चाहती थी। इधर बाकी दोस्त डॉक्टर के घर में खाना ढूंढ रहे थे। तभी मार्टिन ने बाहर झांका और देखा कि शिकारी फिर से आ चुके थे। जीन ने भी उन्हें देखा और इस बार वही टैटू वाला आदमी सामने खड़ा था। जीन का गुस्सा अब काबू से बाहर हो गया। वो गन उठाकर बाहर भागा और सीधे उसे गोली मार दी, लेकिन अगले ही पल बाकी शिकारी उसे पकड़ लेते हैं। ये देखकर बाकी सब वहां से भाग निकलते हैं। उधर डॉक्टर राज को जहरीला इंजेक्शन देने ही वाली थी, तभी अचानक पैट्रिक वहां पहुंच गया। उसने बिना सोचे डॉक्टर को गोली मार दी।
और उसी मौके पर सब वहां से निकल गए। एक बार फिर उनका सफर शुरू हो गया। कुछ दूर चलते ही उन्हें एक घर दिखाई दिया। अंदर लाइट जल रही थी, मतलब वहां कोई रह रहा था। वो धीरे धीरे वहां पहुंचे। तभी एक आदमी सामने आया और उसने उन्हें अंदर आने की इजाजत दे दी, लेकिन एक शर्त थी, उन्हें अपने सारे हथियार बाहर छोड़ने थे। मजबूरी में सबने ऐसा ही किया और अंदर चले गए। अंदर का माहौल थोड़ा अजीब था। सब लोग एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। उन्हें देखकर कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। फिर भी उन्हें रात के लिए एक कमरा दिया गया। थके हुए थे तो सब सो गए। अगली सुबह एक औरत कैरन आई और उन्हें नाश्ते के लिए बुलाया। कई दिनों बाद सबने पेट भरकर खाना खाया, लेकिन एक सवाल सबके मन में था, आगे इनके पास इतना खाना आया कहाँ से? इसी बीच सिमोन रास को एक डॉक्टर के पास ले गई, क्योंकि उसका जख्म अब फिर से बिगड़ने लगा था। अब वो डॉक्टर रासमस का इलाज शुरू करता है और एक इंजेक्शन निकालता है, लेकिन उसे देखते ही सिमोन चौंक गई। वो इंजेक्शन बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा पहले वाले डॉक्टर के पास था, इसलिए उसने तुरंत मना कर दिया और कहा कि बिना बेहोश किए इलाज किया जाए। डॉक्टर ने उसकी बात मान ली और इंजेक्शन को साइड में रख दिया, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान रासमस की तरफ गया, सिमोन ने चुपके से एक इंजेक्शन उठा लिया और उसे अपने पास छुपा लिया। थोड़ी देर बाद वो उसे चेक करने लगी और जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसे पता चला कि वो इंजेक्शन अपोलो कंपनी का था। इसी दौरान रात का समय हो चुका था। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन इधर मार्टिन चुपचाप पूरे घर की तलाशी ले रहा था। वो एक एक कमरे में जाता रहा और तभी उसकी नजर एक फ्रिज पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे खोला, उसके होश उड़ गए। अंदर एक इंसान की कटी हुई बॉडी लटक रही थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब सब कुछ समझ आने लगा था। उधर वो आदमी सबको छोटे छोटे पैकेट देता है और कहता है कि अगर किसी के पैकेट में फूल निकला तो उसे अपनी जान देनी होगी। मतलब साफ था, वो लोग इंसानों को मारकर खा रहे थे। ये सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। वो वहां से उठकर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें फिर से बैठा दिया जाता है। तभी मार्टिन वहां आ जाता है और गुस्से में उस आदमी को मुक्का मार देता है, लेकिन अगले ही पल वो डॉक्टर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। अब सब मजबूर थे और एक एक करके अपने पैकेट खोलने लगे। सबकी सांसें थमी हुई थीं और आखिर में जब लीना ने अपना पैकेट खोला तो उसमें से वही फूल निकला। उसके चेहरे से रंग उड़ गया। वो पूरी तरह डर गई। वो लोग उसे पकड़कर ले जाने लगे, लेकिन तभी वही औरत कैरन आगे आई। उसने वो फूल अपने हाथ में ले लिया और कहा कि वो लीना को अपनी बेटी जैसा मानती थी, इसलिए वो उसे मरने नहीं दे सकती। उसने खुद अपनी जान देने का फैसला कर लिया। ये सुनकर लीना रोने लगी और कैरन उससे आखिरी बार मिलकर वहां से चली गई। इसके बाद सबने वहां से निकलने का फैसला किया। इसी बीच सिमोन ने डॉक्टर से अपने डैड के बारे में पूछा। डॉक्टर ने सच बता दिया कि वो फ्रेडरिक का असिस्टेंट था और इस वायरस के फैलने में उसका और फ्रेडरिक दोनों का हाथ था। ये सुनकर सिमोन अंदर से टूट गई और वहां से चली गई, लेकिन तभी उस आदमी ने उस डॉक्टर को भी घर से निकाल दिया। इधर सब लोग फिर से जंगल की तरफ बढ़ने लगे। तभी वो डॉक्टर वापस आया। उसके हाथ में वही इंजेक्शन था और उसने बताया कि इसी से ये सब शुरू हुआ था। अगले ही पल उसने वो इंजेक्शन खुद को लगा लिया। कुछ ही सेकंड में वो दर्द से तड़पने लगा, लेकिन मार्टिन ने देर नहीं की और उसे गोली मार दी। अब सब फिर से आगे बढ़े और रात एक खाली घर में गुजारी। सुबह होते ही मार्टिन ने सिमोन को वही मैप दिखाया जिसमें वो दीवार बनी हुई थी। उसने कहा कि किसी भी हाल में वहां पहुंचना जरूरी था, वरना उनका बचना मुश्किल था। इसलिए उसने सबको आगे बढ़ने के लिए कहा, लेकिन रासमस ने मना कर दिया। उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं थी। सिमोन उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने किसी को उसके पास रुकने को कहा। बिएट्रिस रुकने के लिए तैयार हो गई और बाकी 4 लोग आगे की तरफ निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक और बंकर मिल गया। अंदर जाते ही उन्हें दीवारों पर पेंटिंग्स दिखाई दी, जैसे वहां पहले कोई फैमिली रह चुकी थी। खुशकिस्मती से उन्हें वहां भी खाने का काफी सामान मिल गया। इसी दौरान पैट्रिक को एक टैबलेट मिला। उसमें कुछ वीडियो रिकॉर्ड थे। जब उसने वो सिमोन को दिखाया तो एक बड़ा सच सामने आया। इस जहरीली बारिश के पीछे उसके डैड का भी हाथ था। ये जानकर सिमोन का दिल टूट गया। वो तुरंत बंकर से बाहर निकल गई, लेकिन बाहर आते ही बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, इसलिए मजबूरी में उन्हें वापस अंदर आना पड़ा। रात वहीं गुजारने का फैसला हुआ। इसी दौरान सिमोन और पैट्रिक बात कर रहे थे। पैट्रिक ने बताया कि उसे किसी की परवाह नहीं थी और मार्टिन भी उसे हमेशा डांटता रहता था। अचानक वो उठकर बाहर चला गया, सीधे उस जहरीली बारिश में। सिमोन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे धक्का दे दिया और सिमोन भी उस बारिश में गिर गई। अब वो भी पूरी तरह भीग चुकी थी। तभी मार्टिन वहां गन लेकर पहुंच गया। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी लिया उसके सामने आ गई। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मार्टिन नहीं माना और लिया भी बारिश में चली गई। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। बारिश का उन पर कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर मार्टिन भी चौंक गया। उसने धीरे धीरे गन नीचे कर दी और उन्हें वापस अंदर जाने दिया। इधर बंकर के अंदर रासमस और बिएट्रिस बैठे थे। तभी छत से गिरती एक बूंद सीधे बिएट्रिस पर आ गिरी। ये देखते ही बिएट्रिस के होश उड़ गए। वो वहीं बैठकर रोने लगी। उसे लगा अब उसका अंत तय था, लेकिन रास ने उसे संभाला। उसने कहा कि एक बूंद से कुछ नहीं होता और उसे भरोसा दिलाने की कोशिश की। फिर भी पूरी रात डर के साये में गुजरी। इधर जब मार्टिन को सच्चाई पता चली कि सिमोन खुद बारिश में नहीं गई थी, बल्कि पैट्रिक ने उसे धक्का दिया था, तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने पैट्रिक को बंकर से बाहर निकल जाने को कह दिया। अगली सुबह रास जब उठा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बिएट्रिस अब जिंदा नहीं रही थी। वो पूरी तरह टूट गया। उसके लिए ये झटका बहुत बड़ा था। इधर
मार्टिन ने भी पैट्रिक को साफ कह दिया कि अब उसे यहाँ रहने की जरूरत नहीं थी। पैट्रिक रोता हुआ वहां से चला गया। कुछ देर बाद वो उसी जगह पहुंचा जहां पहले रास रुका हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने रास को देखा, वो बियट्रिस की लाश उठाए बाहर आ रहा था। ये देखकर पैट्रिक डर के मारे वहां से भाग गया। भागते भागते वो गिर पड़ा और जैसे ही उठा, किसी ने पीछे से उसके सिर पर कपड़ा डाल दिया। अगले ही पल उसे एक गाड़ी में फेंक दिया गया। जब उसने आंखें खोली तो सामने वही शिकारी लीडर बैठा था। वो उससे उसके दोस्तों के बारे में पूछने लगा, लेकिन पैट्रिक चुप रहा। तब उसने उसे धमकाया और कहा कि अगर उसने नहीं बताया तो उसके दांत एक एक करके निकाल दिए जाएंगे। फिर भी पैट्रिक नहीं माना और अगले ही पल उस आदमी ने सच में उसका एक दांत तोड़ दिया। दर्द से तड़पते हुए आखिरकार पैट्रिक टूट गया और उसने सब कुछ बता दिया। इधर सिमोन और बाकी दोस्त अपना सामान पैक कर रहे थे। तभी सिमोन ने मार्टिन से पूछा कि पैट्रिक कहाँ गया। मार्टिन ने साफ बताया कि उसे बंकर से निकाल दिया गया था। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। मार्टिन बाहर गया तो सामने रास खड़ा था। उसके हाथों में बियट्रिस की लाश थी, लेकिन मार्टिन ने उसे अंदर आने से मना कर दिया क्योंकि उसे शक था कि रास भी इन्फेक्टेड हो चुका था। लेकिन रास नहीं रुका, वो सीधे अंदर चला गया। वो पूरी तरह टूट चुका था और बियट्रिस को छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी सिमोन एक सूट पहनकर उसके पास आई। उसने उसे समझाया कि अब बियट्रिस वापस नहीं आएगी, उसे आगे बढ़ना होगा, लेकिन रास ने साफ मना कर दिया। और फिर वो एक रेडियो लेकर वहां से निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद उसके रेडियो में आवाज आई। वो वही शिकारी था। उसने पूछा कि वो कितने लोग थे और धमकी दी कि अगर उसने नहीं बताया तो पैट्रिक को मार दिया जाएगा। मजबूरी में रास ने उनकी लोकेशन बता दी। उधर पैट्रिक ने भी एक और बात बता दी कि रास पहले एक इन्फेक्टेड लड़की के पास था, लेकिन खुद अब तक सुरक्षित था। ये सुनते ही शिकारी खुश हो गए। उन्हें लगा कि रास उनके काम का इंसान था। इधर मार्टिन और लिया ने बियट्रिस को जंगल में दफना दिया। तभी वहां सिमोन आ गई और उसने एक प्लान बताया। उसने कहा कि उन्हें रास और पैट्रिक दोनों को ढूंढना होगा क्योंकि वो अब शिकारियों के हाथ में थे। फिर उसने ड्रोन उड़ाया और एक शिकारी का ध्यान भटकाने के लिए आवाज निकाली। जैसे ही वो शिकारी वहां पहुंचा, बाकी सब ने उसे पकड़ लिया। अब मार्टिन ने रेडियो उठाया और उनके लीडर से बात की। उसने कहा कि उनका एक आदमी उनके पास था, अगर उसे जिंदा चाहिए तो बदले में उनके दोस्त वापस करने होंगे। अगले दिन सिमोन ने उस पकड़े गए शिकारी से कहा कि वो रास से बात कराए, लेकिन रास ने साफ कह दिया कि वो अब अकेला ही मरना चाहता था। ये सुनकर सिमोन का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने उस शिकारी लीडर को जंगल में अकेले मिलने के लिए बुलाया और उसी दिन वो उससे मिलने पहुंच गई। वहां उस शिकारी ने एक बड़ा सच बताया। उसने कहा कि रास के शरीर पर उस जहरीली बारिश का कोई असर ही नहीं हो रहा था। अब वो शिकारी एक इंजेक्शन निकालता है और कहता है कि इसी से सच्चाई सामने आएगी। यही इंजेक्शन बताएगा कि उस जहरीली बारिश को कैसे रोका जा सकता था। इसी दौरान मार्टिन उसका एक साथी पकड़कर वहां ले आता है। अब सौदा तय होता है। सिमोन बदले में रास को मांगती है। कुछ देर बाद शिकारी रास को उनके पास वापस भेज देते हैं, लेकिन जैसे ही रास आता है, वो गुस्से में इंजेक्शन छीन लेता है और बिना सोचे खुद को लगा लेता है। अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ता है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। सबको लगा अब रास नहीं बचेगा, लेकिन कुछ ही पल बाद वो धीरे धीरे उठने लगा और फिर वो बिल्कुल ठीक होकर खड़ा हो गया। ये देखकर सब हैरान रह गए। अब साफ हो चुका था कि उस वायरस का उस पर कोई असर नहीं था। इसी के बाद मार्टिन सीधे पैट्रिक के पास गया। उसने अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगी और उसे गले लगा लिया। अब सबके पास एक ही मकसद था, अपोलो कंपनी तक पहुंचना। तभी वो शिकारी रास के माथे पर हाथ रखता है और कहता है कि वही अब सबकी आखिरी उम्मीद था। इसके बाद सब वहां से निकल पड़े। कुछ देर के सफर के बाद वो आखिरकार अपोलो कंपनी तक पहुंच गए। वहां पहुंचते ही शिकारी ने सिर्फ सिमोन और रास को आगे जाने दिया। बाकी सबको एक बंकर में रुकना पड़ा। जैसे ही वो दोनों आगे बढ़े, उनके सामने एक चेहरा आया। वो फ्रेडरिक था, सिमोन का डैड। उसे देखकर सिमोन एकदम से रुक गई। उसके अंदर गुस्सा उमड़ पड़ा क्योंकि उसके डैड ने वापस आने का वादा किया था, लेकिन वो कभी लौटे ही नहीं। इसी बीच अचानक रास बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे तुरंत मेडिकल वार्ड में ले जाया गया। फ्रेडरिक ने सिमोन को बाहर रुकने को कहा और खुद अंदर चला गया। इधर बाकी दोस्त जब बंकर में पहुंचे तो लिया को जीन की जैकेट मिलती है। वो उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ती है और तभी जीन उसके सामने आ जाता है। वो जिंदा था और उसे देखकर लिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब एक और सच सामने आया कि वो शिकारी असल में अपोलो कंपनी के लोग थे। उधर फ्रेडरिक सिमोन को वार्ड के बाहर लाता है और उसे शांत रहने को कहता है। वो कहता है कि वो ये सब उसी के लिए कर रहा था ताकि वो सब इस वायरस से बच सकें। इसी दौरान अंदर एक डॉक्टर रास का सैंपल लेने की कोशिश करती है, लेकिन रास मना कर देता है और जब वो जबरदस्ती करती है तो रास उसे काट लेता है। कुछ ही देर में वो डॉक्टर तड़प कर मर जाती है। ये देखकर फ्रेडरिक घबरा जाता है। वो तुरंत सिमोन के पास आता है और उसे सच बता देता है। वो कहता है कि इस वायरस का अब कोई इलाज नहीं बचा और ये बहुत तेजी से फैलने वाला था। वो सिमोन से कहता है कि अपने भाई को लेकर यहाँ से निकल जाओ। फिर वो रास का सैंपल माइक्रोस्कोप में देखता है और जो उसे दिखता है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत इमरजेंसी अलर्ट चालू कर देता है और पूरा बंकर लॉकडाउन में चला जाता है। इसके बाद वो अपोलो के मैनेजर से बात करता है। आदेश मिलता है कि रास का ऑपरेशन किया जाए ताकि वैक्सीन बनाई जा सके, लेकिन फ्रेडरिक जानता था कि इस ऑपरेशन में रास की जान जा सकती थी और वो ये नहीं चाहता था। इसलिए वो सिमोन से कहता है कि उसे लेकर यहाँ से भाग जाओ। ये सुनते ही सिमोन मार्टिन के पास जाती है
और उसे दरवाजा खोलने का तरीका बताती है। किसी तरह वो बंकर का दरवाजा खोल लेते हैं और राज को लेकर बाहर भागने लगते हैं, लेकिन तभी फ्रेडरिक उनके सामने आ जाता है। वो गन तान देता है और कहता है कि राज को साथ लेकर ही जाना होगा। वो धमकी देता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो सबको गोली मार देगा। तभी मार्टिन आगे बढ़ता है और अगले ही पल फ्रेडरिक उसे गोली मार देता है। मार्टिन बुरी तरह घायल हो जाता है। ये देखकर सिमोन तुरंत फ्रेडरिक को धक्का देती है और मौका देखकर सब वहां से भाग निकलते हैं। अपनी जान बचाते हुए वो उस जगह से दूर निकल जाते हैं। और इसी के साथ इस कहानी का पहला हिस्सा यहीं खत्म हो जाता है।